आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर चुनावी सभा में उपस्थित हुए, इतनी धूप के बावजूद जो मैं जोश आप सब में देख रहा हूं और जिस तरीके से हेमंत जी के प्रति आपका लगाव मैं देख रहा हूं, मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपने इनको आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। यह मैं जरूर आप सबके साथ चर्चा करता हूं। मित्रों, यह पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला और यहां राजनीतिक दृष्टि से आप सब लोगों ने चुनाव में आगे आने वाले समय में अपना भविष्य आप तय करने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि आप विकास को ताकत प्रदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान ईवीएम में अपनी उंगली दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल कराएंगे। मित्रों, जब मैं असम की चर्चा करता हूं तो दो बातें दिखती हैं। एक दिखता है कि लंबे समय तक कांग्रेस के नेतृत्व में यहां विकास थम गया था। विकास नाम की कांग्रेस टाइम में कोई चीज नहीं थी, न ही कोई विकास को कोई महत्व देने की बात थी। और साथ ही साथ यहां के लंबित मामले लंबे समय तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यहां की संस्कृति, यहां की भाषा, उसका रखरखाव, उसकी चिंता कांग्रेस के नेतृत्व में लगभग नगण्य था। कोई चिंता नहीं हुई थी उसकी। और इस कारण से जो असम को विकास के लिए गति पकड़नी थी, उसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करना पड़ा और असम में सर्बानंद सोनोवाल का इंतजार करना पड़ा, जिनके आने के बाद परिवर्तन आया है। मित्रों, बोडोलैंड का विषय लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा। प्रदेश की सुरक्षा को खतरा रहा। प्रदेश में शांति नहीं थी। कोई चिंता नहीं हुई। यह कांग्रेस पार्टी की देन थी। लंबे समय तक हमारे बॉर्डर खुले थे। बाहर से असम की जनता के लिए, उसकी संस्कृति के लिए खतरा बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसकी कोई चिंता नहीं की। अगर मैं बात करूं समृद्धि के, तो सड़कें लंबे समय तक टूटी फूटी पड़ी हुई थी। कोई उसमें विकास का काम नहीं हुआ था। कांग्रेस के टाइम में अंधकारमय वातावरण था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने तीनों विषयों पर चर्चा करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। फिर चाहे वो संस्कृति की रक्षा का सवाल था, फिर चाहे वो सुरक्षा का सवाल था, या फिर चाहे वो समृद्धि का सवाल था, सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अवसरवादी पार्टी है। अभी चुनाव हो रहे हैं। इस समय असम में भी चुनाव हो रहे हैं। इस समय केरल में भी चुनाव हो रहे हैं। इस समय बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केरल में सीपीएम के विरुद्ध लड़ रही है और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इसी समय बंगाल में सीपीएम के साथ मिलकर के लड़ रही है और फुरफुरा शरीफ के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और यहां असम में कांग्रेस पार्टी अजमल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और ये वही अजमल है जिसने 2006 में यहीं से आपके हुए चुने हुए प्रतिनिधि तरुण गोगोई जी ने प्रश्न किया था कि हु इज
बोल रहे हैं, मैं इस मंच से नाम लूं ठीक नहीं, लेकिन आप समझिए कि जो व्यक्ति 2006 में असम के लिए कांग्रेस पार्टी खतरा मानती थी, आज उसके साथ गले में गलबाइयां करके चल रही है। यह अवसरवादी की राजनीति कांग्रेस की है, इसको हमको समझना चाहिए और इसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पास न नीति है, न नियत है, न कार्यक्रम है। नीति एक ही है, किसी तरीके से सत्ता में आओ, जिसके साथ मिलकर आ सकते हो उसके साथ मिलकर आओ। आज जो भाषा बदरुद्दीन ले रहे हैं और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वह क्या समाज के लिए, वह प्रदेश की शांति के लिए अच्छा है क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी उनसे मिलकर के गलबाइयां डालते हुए उनके साथ चुनाव लड़ रही है, यह हम सबको मालूम है। मित्रों, जब मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहता हूं, 50 साल से बोडोलैंड का विषय चल रहा था, कोई समाधान नहीं था, नहीं किसी ने चिंता की थी। हजारों लोग मारे गए 50 साल में, हजारों लोग हताहत हुए, हजारों सिक्योरिटी वाले भी मारे गए, लेकिन कोई चिंता नहीं हुई। किसका इंतजार था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार था। किसका इंतजार था? भारत के गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार था। और किसका इंतजार था? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को आपके आशीर्वाद का इंतजार था, जिसके बाद यह परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया? बोडो की भी अस्मिता बचाकर रखी गई, असम की जमीन भी बचा करके रखी गई, और उसके बाद समझौता हुआ। और आपको जानकर खुशी होगी कि बोडो ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा विजय हो गई, यह भी हमको समझना चाहिए। लेकिन असम की जनता भी शांत प्रिय ढंग से खुश हो गई। क्यों? क्योंकि बोडोलैंड के लिए, बोडो लोगों के लिए, उनके विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का भारत सरकार ने तय किया। यही नहीं, लगभग 2500 लोगों ने सरेंडर किया, लगभग 4000 असॉल्ट राइफल सरेंडर हुए, लगभग 2300 लोग अरेस्ट हुए थे। यह समझौते के तहत 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देना, उनको महीने के लिए कुछ आर्थिक व्यवस्था करना ताकि वो अपनी जीविका चला सके अगले 3 साल तक। यह हर छोटी बड़ी बात की चिंता की गई। और सदा सदा के लिए असम में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और सर्बानंद सोनोवाल के माध्यम से असम में शांति कायम कर दी और बोडो विषय को समाप्त कर दिया। यह भी हमको समझना चाहिए, यह काम हम लोग करके दिए। उसी तरीके से अगर मैं संस्कृति की बात करूं तो हमारे एसटी भाई, जिनको नाम घर बनाने की जरूरत थी, किसी ने चिंता नहीं की। उनकी जमीनें हड़पी जा रही थी, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। उस कब्जे को छुड़ाने का इंतजाम किया तो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया, और एक एक हमारे नाम घर के लिए 2.5 लाख रुपए उसके विकास के लिए देने का काम किया, और हमने संस्कृति की रक्षा की। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, इसके साथ साथ असम दर्शन के तहत लगभग 9000 नाम घरों पर काम चल रहा है, नाम घरों पर काम चल रहा है। आज आपने मुझे एक नाम घर की मॉडल आपने मुझे भेंट की है, मैं उसको संजो कर रखूंगा, क्योंकि वह असम की अस्मिता, असम की संस्कृति की रक्षा की पहचान बनने वाली है। इसको हमको समझना चाहिए। असम के योद्धाओं ने देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान किया। असम के हमारे श्रीमंत शंकर देव जी का हमारे सामाजिक परिवर्तन लाने वाले लोगों का कितना बड़ा योगदान था। लेकिन कभी भी असम को मुख्य धारा में भारत सरकार ने कभी भी उसको देखने की हिम्मत नहीं की। ये गोपीनाथ बारदोलोई, हमारे वरिष्ठ
इस समाज को नेतृत्व देने वाले, उनको 1999 तक अटल जी की सरकार का इंतजार करना पड़ा। और जब अटल जी की सरकार आई तो गोपीनाथ बारदोलोई जी को भारत रत्न से सम्मानित किया और यहां की संस्कृति को एक तरीके से सामने मुख्य धारा में लाने का काम किया। हमारे इस असम के सपूत भूपेंद्र हजारिका जी 2019 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको भारत रत्न दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने कभी इन लोगों की चिंता नहीं की और यह सम्मान देकर के अटल जी ने, मोदी जी ने गोपीनाथ बारदोलोई जी को और भूपेंद्र हजारिका जी को, इनको यह सम्मान देकर के इनका सम्मान नहीं, असम की संस्कृति का सम्मान किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं श्रीमंत शंकर देव जी के जन्म स्थान की बात करूं तो 188 करोड़ रुपए भारत सरकार और असम सरकार मिलकर के उनके जन्म स्थान पर खर्च कर रही है। हर तरीके से उस स्थान को विकास किया जाए, इसके लिए हम योजना बना रहे हैं। माधव देव कला क्षेत्र और कला क्षेत्र के लिए विशेष करके 43 करोड़ रुपए खर्च करके उसको भी मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं। इसलिए जहां तक सवाल है संस्कृति की रक्षा का, तो वो सारी संस्कृति की रक्षा करने का काम और असम की पहचान को बनाए रखने का काम कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप बताइए, रायनो जो असम की पहचान है, इसकी पोचिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी? और कांग्रेस पार्टी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त था कि नहीं था? फेंस खुले हुए थे। आए दिन हमको सुनने को मिलता था, यहां से रायनो मारा गया, यहां रायनो मारा गया, यहां उसका शिकार हो गया। जब से सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार आई है, रायनो की पोचिंग बंद है और असम की पहचान को बचा करके रखने का काम हम लोगों ने किया है। इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं सुरक्षा की दृष्टि से कहूं तो यहां सैटेलाइट सर्विलेंस, स्मार्ट फेंसिंग, ये सब करने के साथ साथ हमने बॉर्डर को सिक्योर किया है। वहां हमने गश्त भी बढ़ाई, ताकत भी बढ़ाई, पुलिस भी बढ़ाई, ताकि घुसपैठ ना हो सके। इस बात की हमने चिंता की है, इसको हमको समझना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी दिया गया, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से लैंड डील में स्वैप किया गया। कुछ जमीन हमारी जो विदेशी भूमि के साथ लगती थी, उसको हमने स्वैप करके उसको भी हमने ठीक करने का प्रयास किया। ये छोटी सी अवधि में इसको करने के माध्यम से बॉर्डर इन्फ्लक्स को रोकने का काम हुआ है, वो हमको समझना चाहिए। जहां तक पट्टे देने का सवाल है, आज तक इसकी किसी ने भी चिंता नहीं की थी। हमारे गरीब लोग जो जमीन में बसे हुए थे, लंबे समय तक थे, घर बना चुके थे, लेकिन उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं था। उनको पट्टे देने का काम 3,30,000 से ज्यादा पिछले 6 महीने के अंदर किया गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और उनको हमने सुरक्षा दी। सड़क नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि लोगों को कंपनसेशन नहीं दे पा रहे थे। कंपनसेशन क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि उनके पास मालिकाना हक नहीं था। अब सर्बानंद जी ने उनको मालिकाना हक दिया, पट्टे दिए और पट्टे देने के बाद उनको कंपनसेशन मिला। अब सड़क बन रही है। इस तरीके से एक तरीके को जिसको हम बोलते हैं कि उनको भी हम लोगों ने स्थापित करने का काम किया है। जहां तक विकास का सवाल है, बोगीबील ब्रिज, यह ब्रिज लंबे समय तक लंबित था और मैं बार बार बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी का काम है लटकाना, भटकाना, अटकाना, काम नहीं करना। और ये मोदी जी की सरकार आई जिसमें ये बोगीबील ब्रिज बना और वह समर्पित हुआ। इसको भी हमको समझना चाहिए। 6 साल के अंदर 5 बड़े ब्रिज बने हैं। उसी तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर को ब्रॉड गेज लाइन से जोड़ने का काम तीव्र गति से चल रहा है। वह भी मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना। मनमोहन सिंह जी असम में राज्यसभा में यहां से लंबे समय तक सदस्य रहे, प्रधानमंत्री रहे। यह असम, यहां से वो प्रधानमंत्री बने।
दो बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने असम के बारे में कभी चिंता नहीं की। ये गैस की रॉयल्टी जो उनके समय में दी जानी थी, उन्होंने कभी नहीं दी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सप्ताह के अंदर गैस की रॉयल्टी दे दी और 8,000 करोड़ रुपए असम को पहुंचा दिए। ये बात भी हमको समझनी चाहिए। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि समृद्धि और विकास ये हुआ है तो मोदी जी के समय में हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं 13th फाइनेंस कमीशन में असम को 55,000 करोड़ रुपए मिले थे, 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए, और मोदी जी के टाइम में 14th फाइनेंस कमीशन ने 1,55,000 करोड़ रुपए असम के विकास के लिए दिया है। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से मोदी जी ने असम को मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया। सड़कों के लिए 11,500 किलोमीटर की सड़क बने, इसके लिए आर्थिक दृष्टि से उस सपोर्ट जो करना था वह सपोर्ट असम को किया गया। यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। वैसे ही उड़ान के तहत हमारे एयरपोर्ट्स 14 नए रूट असम को मिले हैं, ताकि हर छोटी बड़ी जगह वायु से भी जुड़ जाए, एयर कनेक्टिविटी से भी जुड़ जाए। इस तरीके का काम हुआ है। बांस का काम, सबसे पहली बात तो बांस में जो अंग्रेजों के जमाने में कानून बना था उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, और हमारा किसान बांस उगा कर भी बांस की खेती नहीं कर पाता था और बांस को जितना उपयोग करना चाहिए नहीं कर पाता था। अंग्रेज के समय के कानून बने थे। मोदी जी ने कानून को सरलीकरण किया, बांस की खेती हो सके और बांस ज्यादा से ज्यादा उगाया जा सके, इसकी व्यवस्था की गई, और आज लगभग 75 हेक्टेयर में 50 करोड़ रुपए की बैम्बू की इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। इस तरीके से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, ये सारी बातें आपके सामने मैं इसलिए कह रहा हूं कि विकास के लिए जो काम हमारी सरकार के द्वारा हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ था, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से इसी रीजन के डेवलपमेंट के लिए 46 हमारे 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए थे, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे गुवाहाटी के एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, उसको भी बहुत तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है। गोपीनाथ बारदोलोई जो हमारा एयरपोर्ट है उसको पूरी का पूरा विकसित हो सके, इसके लिए काम चल रहा है। बराक वैली में मत्स्य पालन, फिशरीज, ब्लू रेवोल्यूशन, ये आए, इसकी चिंता होनी थी, किसी ने चिंता नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य विभाग का एक अलग से विभाग बना दिया, और अब हजारों करोड़ रुपए देकर के मत्स्य की दृष्टि से बराक वैली में विकास होगा, इसकी भी चिंता हो रही है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये विकास के नए नए आयाम जुड़े हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस बार का बजट 53,000 करोड़ रुपए सिर्फ असम के लिए दिया गया है। 35,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवेज के लिए दिया गया है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से विकास में असम मुख्य धारा में शामिल होगा, लेकिन वो हुआ। उसी तरीके से अरुण उदय ये योजना यहां लागू हुई, और अरुण उदय योजना के तहत माताओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको आर्थिक सफलता देने के लिए इस पर भी विशेष करके काम हुआ है। ये हमको, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए, इसकी ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, जहां हम लोगों ने आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोगों को सुविधा दी है, तो यहीं आप लोगों ने भी लाखों लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है और आयुष्मान भारत से जोड़ा है। और इसके साथ साथ आपने अटल हेल्थ कार्ड के तहत आपने 2 लाख रुपए का हेल्थ की स्कीम दी है, और गंभीर बीमारियों से बचाने का जो आपने व्यवस्था की है उसके लिए आप, यह असम की सरकार बधाई की पात्र है। अगर मैं बताऊं कि हमारे ये जो कनकलता स्कीम है जिसमें महिला को सबलीकरण किया गया है, इसके माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद दी जा रही है। ग्रामीण बहनों को कितनी ताकत दी जा रही है वो हमको समझ में आता है। मित्रों, मैं इस जनसभा में भी देख रहा हूं हमारी महिला शक्ति बड़ी संख्या में आई हुई है। ये मोदी जी ने
जिस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, उनको मुख्य धारा में लाया है, उसका यह नतीजा है कि आज महिलाएं भी आगे बढ़कर के इसमें काम में जुटी हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस मंच से मैं कहूं या ना कहूं समझ में नहीं आता, लेकिन महिला सशक्तिकरण की जब मैं बात करता हूं, मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत बनाया और मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत की बात कही तो कांग्रेस पार्टी ने उल्लास किया था, अट्ठास किया था। क्या कहा था कि मोदी जी स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लाल किले के प्राचीर से शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतने सालों में गरीब गांव की जनता के बारे में जानकार नहीं थी। उसको नहीं मालूम था कि हमारी महिलाएं गांव में सूर्योदय से पहले नित्य कर्म के लिए जाती हैं या फिर सूर्यास्त का इंतजार करती हैं, क्योंकि अपनी इज्जत को संभाल के रखती हैं। ये 11 करोड़ शौचालय मोदी जी ने बनाए 5 साल के अंदर, 11 करोड़, और 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत दी है, इज्जत घर बना करके उनका सशक्तिकरण हुआ है। ये हमको समझना चाहिए। ये स्वच्छ भारत अभियान ऐसे ही नहीं है। आप सोचिए, आजाद भारत में अब हम 75 साल की आजादी के पास पहुंच रहे हैं और 11 करोड़ घरों में शौचालय नहीं था, महिलाएं बाहर जाती थी। यह महिलाओं का कितना बड़ा सशक्तिकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। और ये मोदी जी के द्वारा हो पाया है, संभव हुआ है, इसको ध्यान में रखना, यह मैं आपसे कहने आया हूं। अगर मैं बात करूं उजाला योजना की, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, गांव में नहीं थी। 2.5 करोड़ के आसपास लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। यह उजाला योजना, सौभाग्य योजना का मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। और आप समझ सकते हैं कि घर में जब बिजली नहीं हो तो घर में विकास नहीं होता, घर में बिजली नहीं हो तो टीवी नहीं होता, घर में बिजली नहीं हो तो फ्रिज नहीं होता, घर में बिजली नहीं हो तो बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं होती है। इसको हमको समझना चाहिए। 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई 1000 दिन के अंदर। यह मोदी जी ने काम करके दिखाया है। उसी तरीके से 8 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर दिए गए और इस साल 1 करोड़ को और दिया जा रहा है, 1 करोड़ महिलाओं को और दिया जा रहा है। बोलो, यह कार्यक्रम चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मित्रों, इस तरीके से विकास के काम को गति दी गई है। अगर मैं बात करूं हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, लगभग 11 करोड़ 70 लाख किसान हैं और हमारे असम में 16 लाख किसान हैं जिनको 2-2 हजार रुपए की 6,003 किस्तें मिलती हैं। 2 साल मिली है और ये बीच में कोई बिचौलिया नहीं। ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और सामने किसान, सीधे उसके खाते में 2,000 करके 6,000 1 साल का गया है, 12,000 दे दिया गया है। तीसरे साल की पहली किस्त भी दे दी गई है। यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हर एक दृष्टि से विकास करने की कोशिश चल रही है। यह इलाका लंबे समय तक कांग्रेस के नेतृत्व में रहा, इसका विकास रुका हुआ था। हम सब लोगों ने कोशिश की, अब यह मुख्य धारा में शामिल हो रहा है, सड़कें बन रही हैं और तीव्र गति से बनेगी। और यही इसलिए हमने चुनना है, अंधकार चाहिए या विकास चाहिए। हमको चुनना है कि शांति चाहिए या अशांति चाहिए। हमको चुनना है कि पिछड़ापन चाहिए या समृद्धि चाहिए। अगर पिछड़ापन चाहिए, अगर अंधकार चाहिए, अगर अशांति चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को वोट डालिए। अगर विकास चाहिए, अगर समृद्धि चाहिए, अगर शांति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को आप मोहर लगाइए। ये मैं आपको कहने आया हूं। मित्रों, जहां तक हमारे हेमंत कलिता साहब का सवाल है, आपने इनको चुनाव जिताया और ये कई बार सफल नहीं भी हुए, लेकिन हेमंत कलिता हमेशा जनता के बीच में खड़ा रहा, उनकी सेवा में जुटा रहा। इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी अभी कोविड-19 में जिस तरीके से आपने काम किया है, हेमंत जी आपको बधाई। आपने सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। चुनाव जीता नहीं जीता, हमेशा जनता के बीच में रहे। आप बताइए, ऐसे आदमी को विधानसभा में भेजना है कि नहीं भेजना है?
भेजना है कि नहीं भेजना है? मित्रों, इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी बन जाती है चुनाव में कि आप ऐसे लोगों को चुनाव जिताकर भेजें, इस इलाके का विकास कराएं। गांव गांव में बिजली पहुंच रही है, गांव गांव में सड़क ठीक होगी, और विकास के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं अगर चाय के बागानों की बात करूं, मुझे याद है मुझसे सांसद महोदय मिले थे और उन्होंने चर्चा की थी। कहा था कि यहां पर, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, कहा यह गया कि चाय के बागानों में डिस्पेंसरी बनाने के लिए मलकियत नहीं बनती है और चाय के बागान में हम बना नहीं सकते। तो उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं मोदी जी के पास गया, मैंने कहा चाय के बागानों के लिए कुछ विशेष योजना बनानी पड़ेगी। और मोदी जी ने कहा जो योजना बनती है बनाओ, लेकिन करो। और मुझे खुशी है कि गुवाहाटी में आकर के मैंने 135 मोबाइल मेडिकल यूनिट के एम्बुलेंस बना करके, झंडा दिखा करके उनको चाय के बागानों में भेजा था ताकि उसका विकास हो सके। उसी तरीके से इस साल के बजट में 1000 करोड़ रुपए चाय के बागानों के लिए रखा गया है, चाय के बगीचों के विकास के लिए रखा गया। बगीचे का नहीं, बगीचे में काम करने वाले लोगों का, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्कूल। मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा स्कूल बनाए जा रहे हैं, 119 स्कूल बनाए जा रहे हैं। कभी सोचा था कांग्रेस के लोगों ने? एक कांग्रेस के नेता हैं, आने से पहले अपना फोटो छापते हैं, पीछे चाय का बागान दिखाते हैं। जब हम तहकीकात करते हैं तो पता चलता है कि यह बागान आसाम का नहीं है, ताइवान का है। अपनी फिर आते हैं, फिर फोटो छापते हैं, फिर हमारे ध्यान में आता है कि यह बागान भी आसाम का नहीं है, श्रीलंका का बागान है। इनको भारत की भूमि पसंद ही नहीं आती और भारत में राजनीति करने आते हैं, धोखा में डालते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, अवसरवादी की राजनीति करते हैं। आप बताइए, पत्ती तोड़ने का काम अप्रैल महीने से शुरू होता है कि नहीं? अप्रैल से शुरू होता है कि नहीं? हां या ना? तो मार्च महीने में पत्ती तोड़ने कौन बैठा हुआ था? ये कौन थे फोटो खिंचाने वाले? ये वो लोग हैं जिनको भारत की भूमि का पता ही नहीं है। वो ऐसे करके डाल लिया, फोटो खिंचा लिया पत्ती तोड़ते हुए। पत्ती का सीजन नहीं, लेकिन पत्ती तोड़ने का काम पकड़ लेते हैं। मित्रों, ये इस तरीके से जो राजनीति करते हैं, उनको ठीक जवाब देने का काम आप सब लोगों का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हेमंत कलिता जी को आप चुनाव जिताएंगे, इस इलाके को विकसित करेंगे और ये आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ यहाँ की क्षेत्र की सारी विकास की कहानी आगे बढ़ेगी, ये मैं मानता हूँ। आप सब लोग हेमंत जी को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर अपनी बटन दबा करके विजय हासिल कराएं। यही आपसे मैं अपील करने आया हूं। मैं बाद में फिर आऊंगा और आपसे आपके दर्शन करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आई अहम, जय आई अहम, जय आई अहम।